एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज का मेरा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसे हम औद्योगिक क्रांति के तौर पे भी जानते हैं, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से होती है, 18वीं सेंचुरी में होती है। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि इसकी जो बिगनिंग होती है इंग्लैंड से ही क्यों होती है, क्या कॉजेज़ बनते हैं, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट रहता है और इंग्लैंड के अलावा बाकी यूरोपियन नेशन में किस तरीके से स्प्रेड होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का और वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहता है अलॉन्ग विद द यूएसए। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये किस तरीके के 4 और रिवॉल्यूशन थे, इंटरकनेक्टेड थे, जिनकी वजह से होता है। उनमें जो 4 टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन है वो है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, कमर्शियल, डेमोग्राफिक एंड ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन। ये जो 4 रिवॉल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फाइनली इसका 4 रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो पाता है। और ये जो टर्म है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसे सबसे पहले कॉइन किया था जॉर्ज माइकलेट इन फ्रांस एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन जर्मनी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पीछे क्या ग्राउंड्स थे विच प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटलिज्म जो था वो ग्रो कर रहा था एंड दैट एसेंचुएटेड दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैपिटलिज्म के कुछ डिस्टिंग्विश ट्रेट्स होते हैं जो हमें यहाँ इस समय देखने को मिल रहे थे। मनी इकनॉमी का होना, साइजेबल मार्केट का होना, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का होना, इंटेंस कंपटीशन, देन रैशनल प्रिसाइज बिजनेस मेथड्स। अब इन सब की शुरुआत कैसे होती है? तो पहले सबसे पहला जो पॉजिटिव फैक्टर है वो मनी कैसे था? तो लैंडलॉर्ड्स जो थे अब इस वक्त रिसीव करते थे मनी, जो रेंट्स लिया करते थे मनी की फॉर्म में लिया करते थे इन प्लेस ऑफ एग्जैक्टिंग द पर्सनल सर्विसेज या पेमेंट इन काइंड्स की जगह अब मनी ही लिया करते थे लैंडलॉर्ड्स। बार्टर सेकंड थिंग जो थी कि बार्टर की जगह मनी इकनॉमी आ चुकी थी जिस वजह से कॉमर्स जो था स्टिमुलेट हुआ था। देन वेल्दी ऑफिशियल्स जो स्टेट एंड चर्च के थे दे पुट देयर सेविंग एंड कैपिटल इन द एक्सटेंशन, ट्रेड को, व्यापार को बढ़ाने में अपना जो अमाउंट था, अपना जो मनी था उसको लगाने लगे थे जो वेल्दी ऑफिशियल्स थे। देन इस वक्त बैंकिंग सर्विसेज आने लगी थी विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी एसेंशियल फीचर और द ग्राउंड विच जो कि मतलब बैंकिंग का होना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्री रिक्विजिट होता है। तो बैंकिंग यहाँ से शुरुआत हम देखते हैं। फ्लोरेंटाइन बैंकिंग हाउसेस स्टैब्लिश हुए थे एंड उनकी ब्रांचेस स्टैब्लिश हुई थी इन द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड इंडिपेंडेंट बैंकिंग डेवलप हुई थी in the various parts of the Europe. Then there also develop a host of capitalistic techniques such as sea loan and bill of exchange. ये सारे जो capitalistic techniques थी इनका existence में आना. Then farmer enable merchants to expand their operation and because of this bill of exchange और sea loan जैसी चीज़ों के आने के बाद जो merchants थे वो अपने operations को बढ़ा सकते थे, इंश्योर्ड कर सकते थे अपने operations को, और ओपन एंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो उनके पास सरप्लस कैपिटल इकट्ठा होता था वो उसका क्या करे, तो वो अपना जो था इन्वेस्ट कर सकते थे इन दिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी which was also prerequisite for this industrialization. तो यूरोप के जो रिलेशन थे विद एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ब्रॉट यूरोप को इससे क्या बेनिफिट हुआ व्हेन जब एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से यूरोप के कनेक्शंस, न्यू रिलेशंस बढ़े तो उससे उनके पास नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो थे वो उनको मिल गए थे इन अ वेराइटी ऑफ वेज लाइक एंड विच वॉज असेंशियल फॉर दिस. Now the question arises, why did it begin? तो इस वक्त जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, नाउ दे सपोर्टेड. क्रिश्चियन प्रीस्ट का क्या रोल रहता है इसमें? तो जो स्पिरिट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट, गेनिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट था, वो इवन द प्रीस्ट जो थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट, वो अप्रूव करने लगे थे. सो दैट स्टार्टेड चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल. देन बड़े बड़े टाउन्स बनने लगते हैं. ये जो टाउन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे और इनके अंदर जो लोग रहा करते थे वो काफ़ी एम्बिशियस थे और एंटरप्राइजिंग स्पिरिट वाले लोग थे जो कि अपनी जिनका इंटेंशन ये था कि वो यूटिलाइज़ करें देयर इंडिपेंडेंस टू अमास द वेल्थ. उनका इंटेंशन था कि दैट दे शुड ग्रो देयर वेल्थ. देन वॉट एवर डिफिशेंसीज यूरोप को अकर हो सकती थी इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते या ह्यूमन नहीं थे जो कि रिक्वायर्ड थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो ये कमी पूरी हो गई थी जब यूरोपियंस के कॉन्टैक्ट बढ़े एशियंस एंड अफ्रीकन्स के साथ. Mercantilism जो था that also completed the process of emergence of capitalism by providing more precious money from outside to help evolution of currency, banking, financial institution. Now तो all these things like the banking आ गया, financial institution आ रहे, currency, तो that all these factors also accentuated industrialization.
After that, the Crusades, geographical discoveries, rise of national monarchs, accumulation of capital, spread of capital spirit, scientific development like marine compass, telescope also lead to the beginning of capitalism. अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इसके रिजल्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो पहली चीज़ तो ये कि इससे एनक्लोजर मूवमेंट होता है इंग्लैंड में, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एनक्लोजर मूवमेंट इन द इंग्लैंड. एनक्लोजर मूवमेंट में ये था कि जो लैंड पहले कॉमन हुआ करती थी, विलेजेस में जो लोग रहते थे उनके द्वारा कॉमनली हेल्ड किया जाती थी, वो लैंड अब उनसे लेकर जो है वो प्राइवेटली ओन्ड हो गई थी. यानी कि जो कॉमन पीपल्स का बेनिफिट जो पहले हुआ करता था वो तो ख़त्म हो गया, और एरिस्टोक्रेटिक क्लास का जो है वो एमर्जेंस होता है और उनको इससे बेनिफिट होता है. तो ट्रांसफ़र ऑफ दैट लैंड कॉमनली हेल्ड बाय द पीपल इन द विलेजेस टू दैट ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स टू कन्वर्ट दैट इनटू द प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स. तो फर्स्ट वाज द एनक्लोजर मूवमेंट इन इंग्लैंड. दूसरा जो था, गिल्ड्स डिक्लाइन होने लगते हैं इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन. गिल्ड्स क्या होता था? एसोसिएशन हुआ करती थी मर्चेंट्स की या फिर जो क्राफ्टमैन होती थी उनकी होती थी, और ये उनके बेनिफिट के लिए बनाई जाती थी. म्यूचुअल बेनिफिट, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कैसे असिस्टेंट और एड किया जा सके. लेकिन इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये जो गिल्ड्स हैं ये तो एंड हो जाते हैं, और ये जो लोग थे, जो गिल्ड मेंबर्स थे, ये बाध्य होते हैं कि कैपिटलिस्ट मिडल मैन के लिए काम करें, क्योंकि इनका जो पुराना प्रोफेशनल वे था वो ख़त्म होने लग गया था. देन पुटिंग आउट सिस्टम अपीयर्ड होता है. पुटिंग आउट सिस्टम से क्या मतलब है? यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो राइज हुआ है वो कैपिटलिस्ट मिडिल मैन का राइज हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में. तो पुटिंग आउट सिस्टम अपीयर होता है. इसमें कैपिटलिस्ट मिडिल मैन जो है वो बहुत रॉ मटेरियल लेके आया करते थे और आर्टिशंस को दे दिया करते थे, जिसके लिए वो वेजेस पे किया करते थे आर्टिशंस को, और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट्स बन के आते थे वो उसे सोल्ड किया करते थे. सो द एमर्जेंस ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम. देन पीजेंट, यहाँ पे जो पीजेंट की पोजीशन थी, दे रिड्यूस टू एग्रीकल्चर लेबरर्स में रिड्यूस हो चुके होते हैं वो. देन जो गल्फ है बिटवीन द रिच एंड पुअर, वो बढ़ने लगता है इसके बाद. एंड यहाँ पे हम देखते हैं राइज होता है कैपिटलिस्ट बर्शॉ का. कैपिटलिस्ट बर्शॉ का मतलब जो देखने को मिला था, जैसा राइज ऑफ द मिडिल क्लास, वो देखने को मिलता है. अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ये जो है ये कंसिक्वेंस है. किसका कंसिक्वेंस है? 3 फील्ड्स इंटरकनेक्टेड है, उनकी एमर्जेंस होती है, उसका रिजल्ट होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो वो 3 फील्ड्स कौन से होते हैं जिन्होंने बर्थ दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को? तो पहला है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. देन टेक्नोलॉजी एंड देन बिजनेस स्ट्रक्चर. ये 3 ऐसे इंटरकनेक्टेड फील्ड थे जिनकी ग्रोथ का रिजल्ट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या है? पहला तो ये कि यहाँ पे एक्सेस टू एक्सेसिव कैपिटल, यानी कि हमारी पहले तो पहुंच होनी चाहिए जो एक्सेसिव कैपिटल है उसके लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहली जो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? उन्हें कैपिटल चाहिए होता है, एक्सेसिव कैपिटल चाहिए होता है उनको, और वो उन्हें प्राप्त हो रहा है इस एरा में, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मनी जो है वो काफ़ी, मनी सेक्टर इमर्ज हो चुका है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी हैं. तो जो कैपिटल है चाहिए वो यहाँ से उन्हें प्राप्त होने लगा था. बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया है, लोन मोड्स वगैरह आ गए हैं. ये सारी चीज़ें जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टेपिंग स्टोन होता है. पहली रिक्वायरमेंट है कैपिटल. तो जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट वाज द फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेपिंग स्टोन इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में पहला तो हो गया हमारा कि एक्सेसिव कैपिटल है. दूसरा, ग्रोथ ऑफ नेटिव एंड फॉरेन मार्केट्स का बढ़ना. अब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका करेंगे क्या? उनको बेचना है, उनको उनके मार्केट में बेचना है, उनको फॉरेन मार्केट में बेचना है. तो फर्स्ट जो है वो है कैपिटल का होना, देन मार्केट का होना, और थर्ड जो थिंग है यहाँ पे सेल ऑफ फिनिश गुड्स. पहले हमने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा. दूसरा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी का जो पर्पस रहता है वो ये कि कैसे मिनिमाइज़ की जा सके ह्यूमन लेबर को. क्योंकि बात करें तो इंग्लैंड जो था वहाँ पे लेस पॉपुलेशन थी, तो वो कहते हैं कि दैट आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. तो उनके लिए बहुत जो उनका, अगर वो लेबर वैसे एम्प्लॉय करते तो उनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. तो और क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम थी तो लेबर को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती थी. तो ये उनकी जो थी नेसेसिटी बन गई थी कि वो टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट करें ताकि ह्यूमन लेबर का कम से कम इस्तेमाल हो सके. दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के आने के बाद ह्यूमन लेबर को तो पे करना कम पड़ेगा ही, वो तो है ही. मास स्केल प्रोडक्शन भी तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडस्ट्रीज़ हों.
सो द फंक्शन ऑफ टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कॉन्स्टेंटली टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम था, कॉन्स्टेंटली ये था कि नए नए मैथड्स ईजाद किए जा सकें जिससे कि वो उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकें. सो इन्वेंटिंग न्यू मैथड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ. थर्ड जो हमारा पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरा टेक्नोलॉजी हो गया, तीसरा जो फील्ड है दैट इज़ बिजनेस स्ट्रक्चर. बिजनेस स्ट्रक्चर से यहाँ मतलब है कि स्किलफुल यूज़ करना हमारा लैंड, लेबर और कैपिटल का. अब क्या चेंजेस हम इस वक्त विटनेस करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस इस वक्त हो रहे थे. डेवलपमेंट हुआ इंजीनियरिंग में, रिवोल्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, यूज़ ऑफ स्टीम हाइड्रो पावर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ कोल माइंस, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये सारे चेंजेस हम इस वक्त विटनेस करते हैं. ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था इसके साथ साथ कुछ रिवोल्यूशन चल रहे थे जिनमें जो प्रोमिनेंट थे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, कमर्शियल रिवोल्यूशन, देन ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन एंड डेमोग्राफिक रिवोल्यूशन. ऑल दीज 4 रिवोल्यूशन प्रोवाइडेड बैकबोन टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. कैसे बैकबोन सिद्ध हुए ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की? तो जो पहला है डेमोग्राफिक रिवोल्यूशन, इसमें ये था कि पॉपुलेशन बढ़ी थी. अब पॉपुलेशन बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ने लगी थी, डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस बढ़ रहे थे चीज़ों के. प्राइस बढ़ना इज इटसेल्फ एन इंसेंटिव इन द आइज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. जैसे ही प्राइस बढ़े तो वो उससे इंसेंटिवाइज होते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं क्योंकि डिमांड है मार्केट में और प्राइस जो कमोडिटीज़ के बढ़ रहे हैं तो उनको जो है प्रॉफिट होगा. तो दिस फर्स्ट फॉरमोस्ट जो था दैट वाज द डेमोग्राफिक रिवोल्यूशन. देन कम्स द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन. एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया? तो इस वक्त एग्रोनॉमी बढ़ रही थी एंड इंटेंसिव एनिमल हस्बेंड्री. देन इस वजह से जो इंक्रीज़ हो रहा था दिस एग्रीकल्चर ग्रोइंग, सो इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ रही थी. इससे 2 फ़ायदे हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से. पहला तो ये कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही थी. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो जो फार्मर्स हैं उनके पास परचेजिंग पावर आ रही है, तो इससे परचेजिंग पावर बढ़ रही थी. दूसरा इट्स ऑल्सो जो था इंडस्ट्रियल सेंटर्स में फूड अवेलेबिलिटी जो थी वो भी बनी हुई थी क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था. नेक्स्ट है कमर्शियल रिवोल्यूशन. तो कमर्शियल रिवोल्यूशन ने किस तरह से बैकबोन का काम किया फॉर दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएटेड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स की जो डिमांड थी कमर्शियल रिवोल्यूशन के चलते बढ़ी थी. With the help of the foreign trade, Britain developed many of her industries by importing cotton and other raw material from foreign countries. अब क्योंकि फॉरेन ट्रेड वगैरह चल रहा है तो जो भी इनकी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल वो पूरी हो रही है. इम्पोर्ट कर करके जो रॉ मटेरियल है वो बाहर के मार्केट, जो बाहर एशियन अफ्रीकन नेशंस हैं वहाँ से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया जा रहा है जो कि इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर्ड था. Then on the basis of on strength of the profit gain from foreign trade essential capital. अब जो इनको foreign trade से profit हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, कैपिटल इकट्ठा हो रहा है, कैपिटल एक्यूमुलेट हो रहा है. तो दैट ऑल्सो दिस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉफिट गेन फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एसेंशियल कैपिटल ऑब्टेन हुआ फॉर द एग्रीकल्चर के लिए भी हुआ, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी. तो कैपिटल इनके पास जो इकट्ठा हो रहा है वो काम आ रहा है. Then certain facilities like insurance banking not only increased foreign trade but promoted domestic market also. And with the growth of foreign trade, big cities and industrial centers जो थे वो और बढ़ने लगे. जितने टाउन्स पहले थे उससे उनकी ग्रोथ जो है टाउन्स बढ़ रहे हैं और स्टैब्लिश होते जा रहे हैं. तो एक इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं तो एक दूसरे को जो है ये हेल्प कर रहे हैं इन एक्सपेंशन, इन एक्सपेंडिंग फर्दर. Then transport revolution was also there. So transport revolution like roads बनने लगी थी, canals बन रहे हैं, bridges बन रहे हैं, railways का development हो रहा है. So all these also this transport revolution की वजह से क्या होता है, इन सब के बनने से इनकी वजह से connectivity बढ़ी थी. तो जो raw material required था railways बन गया, transport canals bridges बने हैं, तो raw material को procure किया जा रहा है और finished good को जो है वो market में sale किया जा रहा है. तो ये transport revolution की वजह से possible हो पाया था. अब ये जो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ था, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, इसके कॉजेज़ क्या क्या थे, ये क्यों हुआ था, विच वाज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वन ऑफ द इंटरकनेक्टेड फील्ड है. तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पिलर था इसका. उसके होने के पीछे कारण ये थे रेनेसां स्कॉलर्स का योगदान. उन्होंने मतलब ये जो वाइड वैरायटी ऑफ थॉट एंड स्टडीज़ जनरेट हुए थे उस वक्त. देन दूसरा कारण ये था कि फेवरेबल सोशल एटमॉस्फेयर जो वेस्टर्न यूरोप में था वो भी फेवरेबल था.
एंड वाज अनदर फैक्टर इन द डेवलपमेंट. साइंटिफिक थाट्स इस वजह से जनरेट हो रहे थे उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द सोशल एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. Then discoveries of the explorer and opening of new lands across the sea, that also gave stimulus. Then growth of commerce industry lead to technological advances which stimulated and were stimulated by science. Oceanic trade created an enormous demand for shipbuilding industry and navigation. जो ओशियानिक ट्रेड बढ़ता जा रहा था तो उससे डिमांड बढ़ने लगी थी कि और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ जो है उनको राइज किया जाए बिकॉज वो नीडेड थी एंड नेविगेशन बढ़ाया जाए. नीड ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री लीड टू द माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी उस वजह से डेवलपमेंट हुए, इन्वेंशन हुए पंप वगैरह के, एडवांसेस इन पावर ट्रांसमिशन एंड दैट लीड टू इंटरेस्ट इन द मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक प्रिंसिपल जो थे उस वक्त आने लगे थे. इंग्लिश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो हम देखेंगे कि ये इंग्लैंड से ही क्यों स्टार्ट होता है, क्या कारण बनते हैं कि इंग्लैंड में ही हुआ. तो पहला था कि कमर्शियल रिवोल्यूशन जो इसका ग्राउंड था वो वहाँ पे जो था हो रहा था इंग्लैंड के अंदर. इट लीड टू जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. कमर्शियल रिवोल्यूशन हमने पढ़ा था कि पहला था एक ग्राउंड था इसका. तो कमर्शियल रिवोल्यूशन जो हो रहा था वो सबसे ज़्यादा जो प्रिवलेंट था वो इंग्लैंड में था. It provided large expanding market for commercial revolution provided market for their products and meet the demand of industry had to improve the technology and organization. England enjoyed lead in the basic up. एक ये कारण था कि उनके पास बहुत ज़्यादा कोल एंड आयरन था इंग्लैंड के पास एज़ कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन नेशन, क्योंकि दे बिगेन यूजिंग कोल बिकॉज ऑफ देयर फॉरेस्ट. उन्होंने उनकी क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह काफ़ी पहले डिप्लीट हो चुके थे तो उन्होंने जो था अब वो कोल वगैरह पे आ गए थे और कोल और आयरन वहाँ पे प्रचुर मात्रा में था जो कि रिक्वायर्ड होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल एंड आयरन कारण बनती है. और इससे पहला जो कॉज है दैट इज़ कमर्शियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में ज़्यादा है. कमर्शियल रिवोल्यूशन मतलब मनी बैंकिंग ये सब ज़्यादा डेवलप हो चुका है वहाँ पे. दूसरा है कोल एंड आयरन अवेलेबिलिटी इन इंग्लैंड. तीसरा कारण जो बनता है इंग्लैंड फॉर्जिंग अहेड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड ऑफ मास. जो इंग्लैंड बनाता था वो मास कंजप्शन के गुड्स बनाता था अनलाइक द फ्रांस जो कि लग्जरी आइटम बनाते थे. तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज दैट वाई इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड ओनली. इंग्लैंड हैड स्टैब्लिश हर, क्योंकि इंग्लैंड के पास कॉलोनियल बहुत बड़ा कॉलोनियल एम्पायर था तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, एक तो वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को कहाँ बेचते, तो उनके पास बड़ा कॉलोनियल एम्पायर था. अफ्रीका एशियन कंट्रीज थे उनके पास में, बड़े बड़े एम्पायर्स थे उनके पास में. वहाँ वो अपने फिनिश गुड को सेल करते थे और वहीं से उनकी जो सप्लाई थी रॉ मटेरियल की आ रही थी. इतने वास्ट एम्पायर पे बाकी यूरोपियन नेशंस का जो था कंट्रोल नहीं था, इंग्लैंड का था. तो ये भी एक कारण बनता है कि इंग्लैंड में ही क्यों जो था रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. इंग्लैंड की जो थी मोनोपोली थी सी ट्रेडिंग के ऊपर. जो इंग्लैंड की लोकेशन है देखी जाए तो वो पूरी तरीके से उनके पास गुड नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं और उनको काफ़ी इजीली ग्राउंड्स मिल गए थे कि वो मतलब ना जैसे सी ट्रेडिंग जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उनका. सो इंग्लैंड मोनोपोली ओवर द सी ट्रेडिंग, उनके पास जो बेस्ट पोर्ट सिचुएटेड थे उनके पास, दैट वाज अनदर कॉज ऑन की कमर्शियल रूट्स. देन सेमी स्किल्ड आर्टिशन इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ एंड ऑफ, क्योंकि इंग्लैंड में फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हुआ था तो अब जो ये लोग थे ये सारे लगाए जा रहे थे इन ऑपरेटिंग द न्यू मशीन्स. So semi-skilled artisan in England because of the end of feudal system, so they could readily operate. तो इनके पास अवेलेबिलिटी थी एक लेबर फोर्स की जो कि इनकी मशीन्स को ऑपरेट कर सकती थी. वो लेबर फोर्स कहाँ से आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूडल सोसाइटी थी, फ्यूडल सिस्टम था, उसका एंड हुआ था. French Revolution and Napoleon War also contributed to development of Industrial Revolution as England had to cater to the requirements of not only her soldier but also of the friendly nation. So necessitated improvement. French Revolution and Napoleonic War ने भी contribute किया था Industrial Revolution in England, बिकॉज इंग्लैंड को ना सिर्फ खुद की रिक्वायरमेंट का प्रोड्यूस करना था बल्कि जो उसके फ्रेंडली नेशंस थे उनके लिए भी प्रोड्यूस करना था. To cater to the requirement not only of her soldier but also to the friendly nation. So that also necessitated कि ये जो है इम्प्रूवमेंट करें इन द प्रोडक्शन की जो मीन्स मैथड ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन अपना बढ़ाए. दैट वाज आल्सो द कॉज. ओइंग टू द वाइस पॉलिसी, जो इनके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वेलपोल, उनकी वाइस पॉलिसीज़ का भी ये नतीजा था. पॉलिटिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की थी. देन मर्चेंट बिजनेसमैन हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन कैपिटल, जो यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में मर्चेंट और बिजनेसमैन थे एंड दे वर रेडी टू इन्वेस्ट इन द इन्वेंशंस, इन द साइंटिफिक इन्वेंशंस में वो अपना जो अमाउंट कैपिटल था वो इन्वेस्ट करने को तैयार थे.
देन देयर वाज एन एपिडेमिक ब्लैक डेथ जो कि इंग्लैंड में ब्रोकआउट होता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स लेफ्ट देयर विलेजेस। उस वक्त ये जो एक एपिडेमिक ब्लैक डेथ वहाँ पे होता है इंग्लैंड में, जिस वजह से फार्मर्स वहाँ से लेफ्ट कर देते हैं विलेजेस को और सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो वो एक अवेलेबल वर्क फोर्स के तौर पे हो जाते हैं जो कि ऑपरेट कर सकता होता है इंडस्ट्रीज़ में, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए उनको मिल जाते हैं। Policy British government that local taxes and octroi levied in other countries of Europe but not in England। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने टैक्सेशंस वगैरह नहीं लगाए थे जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। एंड प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। देन कैपिटल इनके पास अवेलेबल था जो फाइनेंस करने के लिए रिक्वायर्ड था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। तो दैट वाज आल्सो द रीज़न। मोर प्रॉफिट पोर्ट इन इंग्लैंड। इंग्लिश कोर्ट एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था वो लोअर था इनका फ्रांस के मुकाबले। बैंकिंग यहाँ पहले डेवलप हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न नेशंस। and plentiful labor by disintegration of guilds and closing of traditional strips of farmland. So all these factors contributed that why industrial revolution started in England. Then how it take place in England now? How it take place in England? So in 18th century, England, when a new source of power was urgently needed to pump out water from mines, turned wheels of new machinery. देन हाउ इट टेक प्लेस इन इंग्लैंड, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में होता है। तो यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं क्या क्या इन्वेंशंस हुए हैं वेरियस फील्ड में जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो 18th सेंचुरी इंग्लैंड की हम बात करें तो यहाँ पे पावर वाज अर्जेंटली नीडेड। तो इन्होंने क्या किया, बिकॉज दैट पंप नीडेड टू ब्रिंग आउट दी वाटर, टू टेक द वाटर, तो नीडेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द माइंस में से पानी निकालने के लिए चाहिए होता था। तो पावर सोर्स, सो व्हेन अ न्यू सोर्स ऑफ पावर वाज अर्जेंटली नीडेड टू पंप आउट वाटर फ्रॉम माइंस एंड टर्न व्हील्स ऑफ न्यू मशीनरी, अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस एंड इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली प्रैक्टिकेबल स्टीम इंजन्स इन्होंने बनाए। दूसरा, कॉटन इंडस्ट्री को मैकेनाइज किया गया था क्योंकि भारत से जाने वाले कॉटन गुड्स खासा डिमांड में थे इंग्लैंड के। तो उन्होंने अपनी जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो उनके लिए उनको रिक्वायर्ड था कि वो वहीं पे प्रोड्यूस करें। तो उन्होंने, क्योंकि डिमांड हाई है कॉटन की इंग्लैंड में, वहाँ पे वो देख रहे थे, तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्री जो मैकेनाइज की गई थी। कॉटन इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे इन्वेंशन इस पीरियड में जो देखने को मिले थे, जॉन कीज फ्लाइंग शटल विच स्पीडेड अप, जिसकी वजह से वीविंग जो थी वो इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही थी। जॉन कीज ने बनाया था कीज फ्लाइंग शटल। दैन रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम विच स्पन फाइन स्ट्रॉन्ग yarn बिटवीन द रोलर्स। देन स्टीम इंजन जिसकी वजह से प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ हार्नेसिंग यूटिलाइजिंग हीट एनर्जी टू फर्निश ड्राइविंग पावर ऑफ मशीन्स। With the availability of this vast power, it was possible to tap the fossil fuel locked up in the earth, namely the oil and gas, and this energy source now available to modern industry. Next was Abraham's Darby's substitution of coal for coke in smelting iron ore. Henry Watt's steam engine for operating bellows and hammers and for rolling and splitting. As a result of these developments, by 1800, England was producing more coal and iron than the rest of the world combined. क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसकी वजह से रिक्वायर्ड था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए ताकि जो मतलब शिपमेंट्स वगैरह के थ्रू ये सेल करेंगे सब चीज़ें, तो दे टू मूव द बल्कि शिपमेंट्स ऑफ कोल एंड आयरन। तो दिस लीड टू बिल्डिंग, इसलिए दिस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंप्रूव कर रही है एंड एट द सेम टाइम कैनाल बिल्डिंग ये सब बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ऑल इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विथ ईच अदर। The first stage lasted to the middle of 18th century and included mechanization of cotton industry, of mining, metallurgy, and development of steam engine, its application to industry transportation. The second stage lasted through later part of 19th century, was characterized by more direct application of science to industry and by development of mass production technique. अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या था इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। तो पहला जो इम्पैक्ट है इसका वो है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस वक्त एग्रीकल्चर बढ़ा है, तो जो सब्सिस्टेंस था दैट वाज ऑल्सो एनहेंस्ड होता है। जो सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, इसकी वजह से क्या होता है, सब्सिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर लोगों के पास अवेलेबल है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। एंड डेथ रेट जो थी वो इस वक्त कम हो गई थी क्योंकि इस वक्त नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं कि और ढूंढे जा रहे हैं बीमारियों के, तो डेथ रेट कम हो गई है एंड सब्सिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है, सब्सिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सो दैट वाज बोथ दीज फैक्टर्स, रिडक्शन इन द डेथ रेट एंड सब्सिस्टेंस लेवल टुगेदर लीड टू द राइज इन द पॉपुलेशन।
देन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नेचुरल आउटकम होता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन होएगा ही होगा, बड़े बड़े टाउन्स बन रहे हैं इस वक्त, इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिजल्ट है जो कि सो अर्बनाइजेशन अनदर इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फैक्ट्री सिस्टम जो नए इंडस्ट्रियल टाउन्स थे वो बने और अर्बनाइजेशन इस तरीके से एक्सपैंड होने लगता है। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे एक्सप्लॉयटेशन और सोशल डिस्ट्रप्शन भी बढ़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो टेनेंट फार्मर्स थे वो डिस्पोज हो जाते हैं उनकी लैंड से, एंड जो वीवर क्राफ्टमैन थे वो अब मशीन से बने हुए प्रोडक्ट के साथ उनके प्रोडक्ट्स कम्पीट नहीं कर सकते थे। जो मशीन से प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत बड़े पैमाने पे होता था और वो चीप भी होता था, जबकि जो वीवर्स और क्राफ्टमैन बनाते थे वो लेस प्रोड्यूस कर पाते थे और वो कॉस्टली होता था क्योंकि वो हैंडमेड होता था। तो जो फार्मर और ये टेनेंट वीवर्स है, क्राफ्टमैन है, इनका जो है वो सोशल डिस्ट्रप्शन हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, एज दे फेल टू कम्पीट विद द न्यू चीपर मशीन मेड गुड्स। देन इस वजह से किन्हीं सेक्शंस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एंड द रेस्ट कुछ ऐसा ग्रुप है जो कि मास कर पा रहा है वेल्थ को। तो हैव और हैव नॉट की जो खाई थी, जो गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर था, वो बढ़ने लगा था। देन ये एक न्यू इम्पेरियलिज्म जो था इसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आता है, क्रिएशन ऑफ ह्यूज यूरोपियन कॉलोनियल स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही इम्पेरियलिज्म हुआ था, क्योंकि these European people started looking for the raw material in the Asian African market and also as centers for their finished products। तो जो न्यू इम्पेरियलिज्म है वो एक आउटकम है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का। देन कॉलोनीज सर्व्ड एज, यस, कॉलोनीज ना सिर्फ एक रॉ मटेरियल के तौर पे और फिनिश गुड्स की डेस्टिनेशन के तौर पे देखी जा रही थी, बट इन्वेस्टमेंट आउटलेट भी था। जो सरप्लस कैपिटल अब जनरेट हो रहा था यूरोप में, वो उसका क्या करते, तो डेफिनेटली उनको कुछ नए एरियाज चाहिए थे जहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, जो कैपिटल इतना जनरेट हुआ है, सरप्लस प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इसका। सो दीज कॉलोनीज जो थी उन्होंने सर्व किया एज एन इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स फॉर दीज इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के लिए, विच हैड, जिनके पास सरप्लस कैपिटल था, तो वो अपना कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करते, तो उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपने इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स के तौर पे देखा। नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूएसए। अभी तक हमने इंग्लैंड की बात की, सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में हुआ और बाकी फिर धीरे धीरे और यूरोपियन नेशन में हुआ एंड अमेरिका में हुआ। तो अमेरिका में किस तरीके से हुआ था, तो पहला कारण ये था कि वहाँ शुरुआत कैसे होती है कि नेपोलियनिक वॉर ईयर्स में फ्रेंच और ब्रिटिश से आने वाली मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज जो है उन्हें ब्लॉकेट हो जाती है और 1812 में वॉर हो रहा होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्यूमल्टियस ईयर्स जो सप्लाईज ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की यूएसए में आ रही होती है वो कट ऑफ हो जाती है, तो अब नेचुरली उनको खुद ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो वो अपना जो कमर्शियल कैपिटल जो उनका होता है अमेरिकन का, वो डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। एंड बाय द मिडिल डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडिल डिकेड में नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमेरिका में काफ़ी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड हो जाता है। दूसरा कारण वहाँ स्प्रेड होने का था गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। ये चीज़ इंग्लैंड में भी थी, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनकी पॉलिसीज़ इस तरीके से होती हैं, इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्प्रेड होने लगता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का होना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि किस वजह से जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्यों हुआ, पहले ही इन नेशंस में ही क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो अमेरिकन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस समय जो है वो फेवर्ड करती है बिजनेस को and huge industrial farms को in particular, तो they started establishing and started growing leaps and bounds। रिवर ट्रांसपोर्टेशन में एक नई एरा का एडवेंट होता है विद द स्टीम बोट के आ जाने के बाद। ये जो एक फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेल रोड लिंकेजेस का काम तो पहले से ही चल रहा था और इस वक्त सर्च देखने को मिलती है अमेरिका में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे रेल्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू एंड कैनाल्स के थ्रू, तो ऑल दिस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं फॉर द इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का यूएसए में। तो इम्पैक्ट मोर और लेस सब जगह सेम ही था, कोई भी नेशन हम देखें। फर्स्ट वही कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेल्थ से अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, हैव नॉट्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन जो स्मॉल बिजनेस, लेबर एंड कंज्यूमर्स होते हैं, दे स्टार्टेड डिमांडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड प्राइसेस ऑफ द ग्रेट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जो होते हैं वो अपनी मोनोपोली चलाया करते थे, उनके पास मतलब वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो वो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द स्मॉलर वंस। तो स्मॉलर बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, दे स्टार्टेड डिमांडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम।
इसके अलावा क्योंकि अर्बनाइजेशन, टाउन्स बढ़ते हैं, टाउन के साथ अर्बनाइजेशन बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आए तो उससे क्या हुआ, टाउन्स भी हमने देखा, टाउन्स की ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, इसके साथ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ ही जो अर्बनाइजेशन की नेगेटिविटीज़ हैं वो भी करप्ट करने लगती हैं। तो यहाँ पे जो सिटी स्लम ड्वेलर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, वो काफ़ी डिप्लोरेबल कंडीशन में उन्हें रहना पड़ रहा होता है। तो ये एक इम्पैक्ट और देखने को मिलता है हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्मनी में कैसे होता है, क्या बैकग्राउंड चल रहा होता है, किस तरीके से वहाँ पे प्रोग्रेस होती है। तो जर्मनी की बात करें तो जो प्रिंसिपल एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग आइटम उनका होता है वो होता है लेनिन। लेनिन का प्रोडक्शन किया जाता था वहाँ पे। यहाँ पे प्रूशियन टेरिटरी जो होती है, अब नाउ इंक्लूडेड द कोल एंड आयरन रिच, हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कोल एंड आयरन का होना, क्योंकि ब्रिटेन के पास बहुत एविडेंट मात्रा में कोल एंड आयरन था, तो वो एक फैक्टर, प्रोमिनेंट फैक्टर रहा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि कोल एंड आयरन जो है वो बेसिक नीड है इंडस्ट्रीज़ की। तो इनके पास जो एरिया होता है राइनलैंड होता है यहाँ पे, जहाँ पे कोल और आयरन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रूशिया टेरिटरी जो है नाउ इंक्लूडेड दिस कोल एंड आयरन रिच राइनलैंड प्रोविंस, लेकिन प्रूशिया एंड राइनलैंड जो है उसमें उनके बीच में बहुत सारे स्मॉलर स्टेट हैं, और जब भी जो गुड्स यहाँ से इधर उधर जाते हैं तो उस पर बहुत सारी कस्टम एंड टोल टैक्सेस वगैरह जो स्मॉलर स्टेट हैं वो लगाते हैं। अब ये जो टैक्सेस होते हैं ये जो है ये एक तरह से हिंड्रेंस होती है इन द मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे हम यहाँ पे अभी जो बनते हैं, फ्री ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, फ्री ट्रेड जोन्स बनाए जाते हैं, कस्टम यूनियन बनाई जाती है कि मिनिमम जो है वो टैक्सेस हो सके, सो दैट द फ्लरिश हो सके, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पे ये होता है कि स्मॉलर स्टेट जो है सेपरेट करते होते हैं प्रूशियन ईस्टर्न डोमेन को विद द coal and iron rich Rhineland say, and they exact the tolls and custom duty whenever Prussian merchant wanted to move good from one part of the Prussia to other. And next thing यहाँ पे ये है जो जर्मनी के पास है इस वक्त, ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द सेंचुरी जर्मन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड टू ग्रो। क्यों? क्योंकि इस वक्त जर्मन पॉपुलेशन बढ़ती है तेज़ी से, तो पॉपुलेशन जो है वो एक रेडी मार्केट के तौर पे होता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। पॉपुलेशन होगी तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो इंसेंटिव बढ़ता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग क्लास के लिए कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड मार्केट में है। तो इस वक्त जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 1815 से लेकर 1865 तक जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो 60% तक ग्रो कर जाती है। सो दिस वॉज एन एनएमआरएस मार्केट। तो इस वजह से जो है वो एक इंसेंटिव बनता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए। एंड द प्रूशियन रिजॉल्व टू मेक नाउ, लेकिन जो प्रूशिया है उसके लिए प्रॉब्लम ये है स्मॉलर स्टेट की जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो दे वर एग्जैक्टिंग द कस्टम्स एंड टोल्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो प्रूशिया ये डिसाइड करता है कि जो है इसे एक यूनिफाइड ट्रेडिंग जोन बना दिया जाए बाय क्रिएटिंग अ सीरीज़ ऑफ अलाइंसेज विद द स्मॉलर स्टेट के साथ, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं इनके साथ अलाइंसेज बनाई जाए और एक यूनिफाइड ट्रेडिंग जोन के रूप में से उभारा जाए। तो यहाँ ये जो स्मॉलर स्टेट की अलाइंसेज बनती हैं उसे बोला जाता है ज़ोलवेरेन। ये जो ज़ोलवेरेन है इट्स लाइक द कस्टम यूनियन एंड इन विच मेंबर स्टेट अडॉप्टेड लिबरल प्रूशियन कस्टम रेगुलेशन। तो ये जो ज़ोलवेरेन बनता है ये क्या होता है, ये कस्टम यूनियन की तरह होता है। दिस क्रिएशन ऑफ ज़ोलवेरेन वॉज वाइटल टू जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो ज़ोलवेरेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होता है जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन के। एक यूनिफाइड मार्केट, एक यूनिफाइड जोन बन जाने के बाद जो एक्सप्लॉयटेशन था नेचुरल रिसोर्सेज का वो काफ़ी आसान हो जाता है, कोल आयरन अवेलेबल हो जाता है एविडेंट मात्रा में, एंड कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड बेसिस फॉर बिल्डिंग ऑफ रेल रोड्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा ब्रिटिश इंजीनियर्स को जर्मनी में बुलाया जाता है एंड जब ब्रिटिश इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं जिससे कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, प्लांट सेटअप वगैरह किए जा सकें। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो चिल्ड्रंस को बाहर भी भेजते हैं इंग्लैंड, जिससे कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, एंड व्हेन दे केम बैक तो वो उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इनिशियली जर्मनी रेल रोड वो फाइनेंस प्राइवेटली किए गए थे। पहले जो जर्मन रोड्स बनाई गई उसे फाइनेंस प्राइवेटली किया जा रहा था विद मच फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसमें एडवांटेज लगती है ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट में, उनको लगता है कि इट्स गोइंग टू यील्ड गुड रिजल्ट्स, तो वो फिर एक्टिव गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें हो जाता है एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
सो दिस रेल रोड को बनाने में वो भी अपनी वो इनिशिएटिव लेने लगते हैं। और हमने देखा था किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये जो था ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट था। हमने 4 रिवोल्यूशन पढ़े थे कि जिनकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आ पाता है, तो उनमें से एक ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन था। ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में कैसे हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में हम देखें तो यहाँ पे मेजी स्टेट जो थे उन्होंने अबॉलिश किया फ्यूडलिज्म को। मेजी स्टेट क्या था जापान का? मेजी वहाँ पे एक एम्परर हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए थे वो जापान में। उससे उन्होंने जापान को बहुत मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन दिया था, जिसकी वजह से जापान जो था इंटरनेशनल फोरम में एक पावर के तौर पर उभरा था बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो उन्होंने किए थे। तो मेजी स्टेट ने अबॉलिश किया फ्यूडलिज्म को वहाँ पे पहले तो, एंड सॉट टू ट्रस्ट जापान इन द मॉडर्न एज में लाने का क्रेडिट जापान को मेजी को ही जाता है। देन जापान में इनवाइट किए गए थे फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट और साइंटिस्ट को बुलाया जाता है, जैसे जर्मनी में जो थे ब्रिटिश साइंटिस्ट वगैरह बुलाए जा रहे थे, बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजा जा रहा था सो दैट वो सीख सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और साइंटिस्ट थे उन्हें इन्वाइट किया जाता है ताकि वो सेटअप कर सके लेबोरेटरीज वगैरह उनकी सॉइल पे। अब ये जो रेजीम थी इन्होंने कुछ लेजिस्लेशन जो टैक्सेस थे उसमें बदलाव किए लैंड टैक्स सिस्टम के, सो दैट एक कंटिन्यू सप्लाई रहे और जो रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है वो फॉल नहीं होना चाहिए, इन्होंने इंश्योर किया था। और जो रेवेन्यू वहाँ से आता था, जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह से इनको रेवेन्यू मिलता था, ये उसे डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया करते थे। गवर्नमेंट उसे यूज़ करी थी डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, और अग्रेरियन सरप्लस का इस्तेमाल किया जा रहा था बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करने के लिए। इसके साथ ही क्योंकि फ्यूडलिज्म का एंड हुआ था तो अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, तो वो इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट की अग्रेरियन सरप्लस से उनको दे रही है कैपिटल। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है? लैंड, इसमें लेबर चाहिए होता है। तो जो लेबर है वो फ्यूडलिज्म का क्योंकि एंड हुआ था तो वहाँ से जो लोग जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी के एंड के बाद जो लोग थे वो अवेलेबल हो गए थे जो कि इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट कर सकते थे। तो फ्यूडलिज्म के एंड के बाद यहाँ पे जो है बिजनेस इंडस्ट्री को फाइनेंस किया जा रहा है अग्रेरियन सरप्लस से, फर्स्ट पॉइंट। दैन इट अमाउंटेड ऑल्सो फॉर द फ्लो ऑफ द लेबर फ्रॉम द प्राइमरी टू द इंडस्ट्री। वो जो था वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, तो वो प्राइमरी सेक्टर के लोग अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए सरप्लस लेबर इनके पास था। गवर्नमेंट फिर यहाँ पे पॉलिसी जो अडॉप्ट करती है वो करती है सब्साइडिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट होता है इंडस्ट्री में। एंड द प्राइम मूवर्स, next is the prime movers in the development of capitalism in Japan were the role of state and the development of capitalist technology. From 1868 to 1897, imports of raw materials for Japanese factories increased 5-fold, and in the same period, export of finished good rose more than 20-fold. फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ होती है जापान में, मित्सुबिशी, सुमितो एंड यसुदा। ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ओलिगार्चीज़ होती है वहाँ पे, जिन्हें ज़िबेत्सु कहते होते हैं। और ये जो ओलिगार्चीज़ होती हैं ये डेवलप करती हैं अपने ओन कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। तो जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो बहुत कंड्यूसिव होता है फॉर दी दिस डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इन जापान। मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन लाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरीके से रहती हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान।